हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। फटाक से लाइव आ जाइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, जैसे आर्यन चौधरी आ चुके हैं, उसके बाद राजेश डांगी आ चुके हैं, राजेश कुमार आ चुके हैं, सागर कावरिया आ चुके हैं, नवल किशोर प्रसाद आ चुके हैं, कुलदीप जाटव आदि, रोहित, राजभर, पंकज, अंशु मिश्रा, कुमकुम सिंह, प्रशांत फ्रॉम पटना, राहुल, पिंकेश कुमार। आइए भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, सब ठीक चल रहा है? तो अपनी आज की क्लास कंटिन्यू करें। हम ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे और ह्यूमन डिजीज में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास से वायरस डिजीज पढ़ेंगे। वायरस यानी विषाणु। आप जानते हैं, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही आपके सामने कौन सा है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही है कोरोना वाला। कोरोना जो बीमारी आया था, कोविड 19 बीमारी का नाम था, डिजीज का नाम था कोविड 19। और कोविड 19 जिस वायरस की वजह से हो रही थी उसको हम कोरोना वायरस का नाम दिए थे, है ना। तो बात करते हैं कि कोरोना वायरस एक वायरस की वजह से हुई थी, और कौन सा वायरस? तो कोरोना वायरस। तो ये जो वायरस होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, ये अलग अलग टाइम पे आते हैं। ये किसी भी होस्ट सेल में जाकर लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं और ये उस होस्ट सेल को क्या कर देते हैं? इन्फेक्टेड कर देते हैं, उसको संक्रमित कर देते हैं, यानी कि उसमें बीमारी कर देते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं आज वायरस के बारे में। क्या वायरस होता है, किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, किस किस्म बीमारियां करते हैं, थोड़ी सी वायरस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको नाम बोलूं वायरस, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आई है? वायरस की फोटो आई होगी दिमाग में एक। ये फोटो कैसी आई होगी? या तो ऐसी सी फोटो आई होगी, या तो ऐसी सी फोटो आई होगी कि मैम वायरसेस ऐसे होते हैं। और ये इमेज तब से ज्यादा आने लगी है हमारे दिमाग में जब से आपने ये कोविड 19 देख लिया है ना। कोविड 19 में कोरोना वायरस भी कुछ ऐसा सा ही दिख रहा था। तो जब भी हम किसी वायरस का नाम लेते हैं तो वायरस का नाम लेते हैं तो वायरस इस टाइप की इमेज आपके दिमाग में बनती है। या तो इस टाइप की इमेज बनेगी, या फिर मैं एक इमेज और दिखाती हूं, आपके दिमाग में ऐसे इमेज बनेगी। इन दो में से कोई एक इमेज आई होगी कि वायरस तो मैम ऐसे होते हैं, है ना। ऐसे ही आई ना। चलो फिर बात करते हैं कि वायरस होते क्या हैं। जब सबसे पहले हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो वायरस जो होते हैं ये एसेल्यूलर होते हैं। एसेल्यूलर का मतलब होता है इनके अंदर कोशिका नहीं होती, इनके अंदर सेल नहीं पाई जाती, यानी कि वायरस के अंदर किसी भी टाइप की कोई सेल नहीं होती। अब सेल नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सेल थ्योरी है, जो कोशिका सिद्धांत है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या हो? सेल हो। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल है तो उसको हम लिविंग, उसको हम सजीव कह देते हैं। लेकिन वायरस के अंदर सेल नहीं होती है, इसलिए हम वायरस को बोलते हैं एसेल्यूलर। लेकिन बच्चों, ये जो वायरस होते हैं ना, ये वायरस किसी भी होस्ट सेल के अंदर जब चले जाते हैं, होस्ट सेल को हम कहते हैं पोषिता कोशिका। होस्ट सेल क्या होती है? कोई भी लिविंग बॉडी। अब ये प्लांट हो सकता है, ये कोई दूसरा बैक्टीरिया हो सकता है, ये हम लोग हो सकते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, कोई भी लिविंग हो सकते हैं। तो जैसे ही कोई लिविंग बॉडी के अंदर ये वायरस गया, तो जिस लिविंग बॉडी के अंदर गया है उसको हम होस्ट सेल कहते हैं, उसको हम पोषिता कोशिका कहते हैं। होस्ट सेल क्या है? यहां पर कोई भी सेल, एनी लिविंग बॉडी सेल, यानी कि ये सेल कोई गाय की, भैंस की, घोड़े की, बकरी की, सांप की, चमगादड़ की, प्लांट की, हम लोगों की, बैक्टीरिया की, किसी की भी हो सकती है। उसके अंदर जैसे ही गया ये वायरस, तो वो जो बॉडी है वो वायरस के लिए होस्ट सेल कहलाएगी। और इस होस्ट सेल में वायरस जाने के बाद लिविंग्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। और लिविंग्स की तरह बिहेव का मतलब ये वहां पर जाके रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, ये प्रजनन की प्रक्रिया करने लग जाता है, इसमें जनन होने लग जाता है, यानी कि ये अपनी फोटोकॉपी बनाना शुरू कर देता है। जैसे कोरोना वायरस इस एनवायरनमेंट में पड़ा था, तब तक वो नॉन लिविंग था। क्यों? क्योंकि उसमें सेल नहीं थी, इसलिए उसको हमने नॉन लिविंग बोला, उसे हमने निर्जीव बोला। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस मेरे बॉडी में आ गया, तो मेरा बॉडी की जो सेल्स हैं वो होस्ट सेल कहलाई, और मेरे बॉडी में आके ये कोरोना वायरस इतना ज्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, इतने ज्यादा क्या करेगा? इतने ज्यादा अपनी फोटोकॉपी तैयार कर लेगा अगले 5 से 7 दिन में।
यानी कि इसमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता आ गई, यानी कि ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वायरस ऐसे तो एसेल्युलर होते हैं, इनमें किसी भी टाइप की कोई सेल नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी में गए तो वहां पर ये लिविंग्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक, या नॉन लिविंग पहले लिखो, नॉन लिविंग्स और लिविंग्स को जोड़ने वाली कड़ी कहलाते हैं ये। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, निर्जीव को सजीव से जोड़ने वाली कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करने वाला। लिंक का मतलब होता है कड़ी, तो इसको बोलते हैं हम सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। ये योजक कड़ी है, किसको किससे जोड़ता है? नॉन लिविंग को लिविंग से। क्यों? क्योंकि मैम पहले ये जब हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स में पड़ा होता है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट सेल में गया वहां जाकर ये लिविंग बॉडी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, ये रिप्रोड्यूस करने की क्षमता आ जाती है इसके अंदर, जैसे हम लोगों में होती है, और अपनी बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार कर लेता है किसी भी लिविंग बॉडी में जाकर और उस बॉडी को इन्फेक्टेड कर देता है, उसको संक्रमित कर देता है। जब बात करते हैं मैम, जब वायरस में सेल नहीं होती तो वायरस किसका बना हुआ होता है? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि अगर वायरस में सेल नहीं है तो वायरस किसका बना हुआ होता है? वायरस में, किसी भी वायरस में बेसिकली दो चीजें होती हैं, या तो आप वायरस को ऐसे बनाओ, या तो ऐसे बनाओ, या आप वायरस को ऐसे बना दो। तो वायरस के अंदर दो ही चीजें होती हैं। एक तो वायरस का ये जो ऊपर का कोट है, ये आवरण है, इस आवरण को हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड यानी कि किसी भी वायरस के चारों तरफ जो कोट लगा हुआ होता है, जो कोटिंग होती है, ये जो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड बना हुआ होता है प्रोटीन का। ये किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। सुना था ना, कोरोना वाले वायरस में ऐसे स्पाइन्स निकले हुए थे, ऐसे कीले जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई थी, और उन कीलों के अंदर प्रोटीन रिसेप्टर्स थे जिनकी हेल्प से कोरोना वायरस हमारी सेल्स में एंटर कर रहा था। ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है। अब वायरस के अंदर की तरफ क्या रहता है? वायरस के अंदर की तरफ रहता है उसका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है न्यूक्लिक अम्ल, और ये न्यूक्लिक एसिड इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। आइदर इट इज डीएनए और आरएनए। देखो, मैंने कहा कि वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं। कोई भी वायरस है, ये इसका आउटर लेयर है, इसको कैप्सिड बोलेंगे। ये अंदर वाला इसका न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका आनुवांशिक पदार्थ, और इसी जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से ये वायरस रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। अगर किसी वायरस का ये निकाल दूं ना मैं, ये तो किसी काम का नहीं है वो वायरस। और वायरस जो आतंक मचाते हैं ना, वो इन्हीं की हेल्प से मचाते हैं। कोई वायरस है जिसके अंदर डीएनए होगा, किसी वायरस में आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं, आइदर डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए होगा उसका न्यूक्लिक एसिड, या उसका न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा। ऐसा नहीं है कि किसी वायरस के अंदर डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं। नो 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 नो। जैसे HIV एड्स एक आरएनए वायरस होता है, जैसे COVID-19 वाला कोरोना वायरस है, वो भी एक आरएनए वायरस होता है ना। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। और ये जो वायरस है, ये जो इतना आतंक मचाते हैं ना, वो किसकी वजह से? वो अपने न्यूक्लिक एसिड की वजह से, वो अपने न्यूक्लिक अम्ल की वजह से ही हमारे बॉडी में आके रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आती है ना, वो किसकी वजह से? वो इन्हीं की वजह से, इन्हीं की वजह से, ठीक है। तो कोई भी वायरस है वो दो ही चीजों का बना हुआ होता है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूं ये दो चीज कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए ये कोई वायरस है, ये कोई वायरस है, ये बाहर ये जो आपको स्पाइन सी दिख रही है ना, ऐसे कांटे से लगे हुए हैं, ये प्रोटीन से बने हुए हैं, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक ऐसे ही ये भी एक टाइप का वायरस है, ये इसका कैप्सिड, और इसके अंदर इसका देखो न्यूक्लिक एसिड डीएनए दिखा रखा है, तो इसके पास डीएनए है, ये इसका डीएनए है, और डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड,
और ये इसका कैप्सिड यानी कि इसका आउटर वाला पार्ट, इसका जो प्रोटेक्शन वाला लेयर है वो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बच्चों जब हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो वायरस में किसी टाइप की सेल नहीं होती, लेकिन वायरस के पास उसका जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से वो लिविंग्स की तरह कैरेक्टर शो करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग्स एंड लिविंग्स। अब बात ये आती है कि वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी। सबसे पहले किस महान साइंटिस्ट ने बताया था कि भाई इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, इतने छोटे हैं कि इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आप बैक्टीरिया को भी नहीं सकते, आप वायरस को भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये माइक्रोब्स होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। सर्टन बैक्टीरियाज आर गुड फॉर अस, जैसे दही में बैक्टीरिया होती है वो अच्छी होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती है। लेकिन बच्चों वायरस कभी भी हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। वायरस हमेशा हमें बीमारी करने के लिए आते हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे वायरस आए हैं समय समय पे, जो मैं आपको पढ़ा भी दूंगी अभी 1 से 2 क्लास के अंदर सारा। बहुत सारे निपा वायरस, कोविड वाला वायरस, H1N1 वायरस, हेपेटाइटिस वाला वायरस, कितने सारे वायरस आते हैं। अभी पीछे निपा वायरस कितना चला, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई उसकी वजह से। उससे पहले कोविड-19 तो आप जानती हैं कितना तबाही मचाई थी पूरे विश्व में। तो वायरस की जो डिस्कवरी की थी वो की थी इवानोस्की ने। इवानोस्की ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरस की खोज की थी। तो बच्चों अगर पूछ ले वायरस की डिस्कवरी किसने की, जैसे मैंने बताया था बैक्टीरियाज की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, वैसे जो वायरस है इसकी डिस्कवरी इवानोव्स्की ने की थी। और वायरस के बारे में जब आप स्टडी करते हो, डिटेल में पढ़ते हो कि कौन सा वायरस कैसे कौन सी बीमारी करता है, कितने टाइप के वायरस होते हैं, तो आप वो कौन सी ब्रांच पढ़ते हो, आप वायरोलॉजी पढ़ते हो। आप वायरोलॉजी एक बायोलॉजी की ही, एक साइंस की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम डिटेल में वायरस के बारे में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये आता है कि मैम क्या ये वायरस के टाइप्स भी होते हैं? यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस के 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से हैं जरा सुन लीजिए। नंबर 1 पे आते हैं प्लांट वायरस। 1 नंबर पे आते हैं प्लांट वायरस। और सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी ना इवानोस्की ने, वो प्लांट वायरस की ही की थी। पादप वायरस या पादप विषाणु, सिंपल सी बात है, ऐसे वायरस जो किस में बीमारी करते हो, जो प्लांट में करते हो। पेड़ के अंदर जाकर कोई बीमारी कर दी उसको प्लांट वायरस कहते हैं। आपने देखा होगा तंबाकू का जो पेड़ हो, जो पौधा होता है उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, उसकी पत्तियों के ऊपर, उसके लीफ के ऊपर। कुछ लीफ होती हैं वो पीली हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, उसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। जो आलू होता है वो नीला पड़ जाता है, नींबू छोटे छोटे लग के नीचे गिर जाते हैं, ये सब वायरस डिजीज के कारण होते हैं। तो ऐसे वायरस जो सिर्फ प्लांट में डिजीज करते हैं, दैट इज प्लांट वायरस। दूसरे ऐसे वायरस जो एनिमल वायरस कहलाते हैं, यानी कि जंतु वायरस जो एनिमल्स में बीमारी करते हैं। अब एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन वायरस कहलाएंगे वो। जैसे हम लोगों को सर्दी जुकाम करते हैं, हेपेटाइटिस करते हैं, HIV एड्स करते हैं, हम लोगों को डेंगू करते हैं वायरस, हम लोगों को कोविड-19 करते हैं। तो ये जो वायरस हैं जो एनिमल्स में, ठीक है, ऐसे ही गाय भैंस घोड़ा बकरी में भी वायरस इन्फेक्शन करते हैं, तो उनके अंदर बीमारियां करते हैं। तो जो एनिमल के अंदर बीमारियां करें वो एनिमल वायरस। 3 नंबर के जो वायरस आते हैं उनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या कहते हैं हम इनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। अब बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? फेज का मतलब होता है हमेशा किल करना, मार देना। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया ईटिंग होते हैं, इनको बोलते हैं बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। जो बैक्टीरिया का भक्षण कर देते हैं, जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। तो बेसिकली हम वायरस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज वायरस। अब मैं आपको कुछ फोटो और एग्जाम्पल दिखाती हूं जिससे इसको समझने की कोशिश करना।
जरा आइएगा, जैसे मैं आपको एक आधा नाम दिखाने की कोशिश करती हूँ, फिर डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे आगे क्या क्या। ये प्लांट वायरस के एग्जाम्पल हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू के पौधे के अंदर सबसे पहले, ये सबसे पहला खोजा गया वायरस है। अगर आपसे पूछ लेना सबसे पहला वायरस किस टाइप का खोजा गया, प्लांट वायरस, कौन सा, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। तंबाकू के पेड़ के अंदर क्या करता, ऐसे तंबाकू के पेड़ का जो पत्ता है ना, इसके अंदर इस तरीके से धब्बे से पड़ रहे थे, मोज़ेक से बन रहे थे। तब देखा तो पता लगा, जब खोज हुई तो पता लगा ये तो किसी वायरस की वजह से है। तो जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, जैसे कॉलीफ्लावर यानी गोभी के फूल के अंदर होते हैं, बेरली येलो ड्राफ्ट वायरस, आप इसके साथ शुगर केन के अंदर शुगर केन मोज़ेक वायरस पाया जाता है, बड ब्लाइट पाया जाता है, मेज मक्के के अंदर होता है, पीनट स्टंट वायरस होते हैं, लीफ कॉल वायरस होते हैं, ये सब होते हैं प्लांट वायरस। ऐसे वायरस जो प्लांट में डिजीज करते हैं। कुछ एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में लिख देना टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। एक और लिख दो पीएमवी, पोटैटो मोज़ेक वायरस। ऐसे ही होता है बच्चा टीएमवी, टोमेटो मोज़ेक वायरस। ये हो गई प्लांट वायरस। प्लांट वायरस हम प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम प्लांट नहीं पढ़ रहे हैं। अब आइए जरा हम दूसरा देखते हैं, एनिमल वायरस। एनिमल वायरस जो एनिमल्स में बीमारी करते हैं, यानी कि हम लोग भी तो किस में आते हैं, हम ह्यूमंस भी तो एनिमल्स में आते हैं ना, तो जो ह्यूमंस में डिजीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एचआईवी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, इबोला वायरस, रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैपिलोमेवियस वायरस, रोटा वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ये वायरस जो आपको एक एक करके मैं पढ़ाने वाली हूं आगे, ये सारे वो वायरस हैं जिनको हम ह्यूमन वायरस की कैटेगरी में रखते हैं, जो ह्यूमंस की बॉडी में आते हैं और वहां पर आके अपने आप को रिप्रोड्यूस करके उनकी सेल्स में इंफेक्शन कर देते हैं। अब जो तीसरा होता है ना बैक्टीरियोफेज, इसका एक एग्जांपल देती हूं मैं। इसका एक एग्जांपल होता है मैक्रोफेज वायरस। मैक्रोफेज वायरस, और ये वायरस कहाँ रहते हैं, आपने सुना होगा रिवर गंगा, गंगा के पानी में एक प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, जो वायरस गंगा के पानी को प्रदूषित होने से बचाते हैं। आपने देखा है कि गंगा के अंदर कितनी सारी, आजकल तो बहुत सारी गंदगी भी रहती है। वो बात एक अलग है कि हम गंगा के अंदर अपनी अस्थियां वस्तियां विसर्जन करके आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब इतने सारे शहरों से जब गंगा निकलती है तो उसका पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है, और उसके अंदर जो भी घर से निकला हुआ वेस्ट या किचन वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो डालते हैं, तो उससे बहुत सारे बैक्टीरियाज पनप जाते हैं, उस कीचड़ विचड़ से, उस मड से बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो गंगा के पानी में एक तरीके के वायरस पाए जाते हैं जिनको हम मैक्रोफेज यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, और ये बैक्टीरिया ईटिंग वायरस होते हैं। तो जितनी भी सारी जो गंदगी है उससे निकलने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन सारे बैक्टीरिया को मार गिराने का काम, उनको मारने का, उनका भक्षण करने का काम ये वायरस करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया नहीं है, एक वायरस है। इसीलिए गंगा के पानी में इतनी गंदगी होने के बाद भी अगर आप गंगा माँ का पानी पीते हो तो आपको किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है ना, किसी भी तरीके कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। इसीलिए साइंटिफिक रीजन है गंगा के पानी को इतना पवित्र बनाने का। बाकी हम सब लोगों की आस्था है गंगा रिवर के साथ, वो हमारी गंगा माँ है हमारी, ठीक है। तो ये साइंटिफिक रीजन है जो आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर सकते हो कि गंगा के पानी में इस टाइप के वायरस पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो वायरस क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं कि मैम ह्यूमन वायरस कौन कौन से हैं। पॉइंट तो इतना क्लियर हो गया कि ह्यूमन वायरस वही होंगे जो ह्यूमंस में डिजीज करेंगे, उनको ह्यूमन वायरस कहते हैं हम। चलो फिर ह्यूमन वायरस में एक एक करके हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, कौन कौन से होते हैं ह्यूमन वायरस। सबसे पहला जब ह्यूमन वायरस की बात करते हैं तो एक नंबर पे, यानी कि ऐसे वायरस जो ह्यूमंस में डिजीज करते हैं, तो एक नंबर पे लिख लो डेंगू। इसको डेंगू बोलते हैं, अपन लोग तो फिर भी डेंगू ही बोल देते हैं, लेकिन इसको जब प्रोनाउंस करते हैं ना तो इसको डेंगू कहा जाता है। डेंगू एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है, जो वायरस की वजह से होती है। इसको दूसरा नाम, डेंगू का दूसरा नाम होता है ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन का मतलब होता है जो आपकी हड्डियों को तोड़ देता है। ऐसा बुखार जो हड्डियों में जाता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं।
हड्डियों में अकड़न पैदा कर देता है बहुत ज्यादा। आपकी हड्डियां ऐसे कटकने लग जाएंगी, आप बेड से उठ भी नहीं पाओगे। अगर किसी को डेंगू हुआ होगा तो वो बहुत अच्छे से इस चीज को रिलेट कर पा रहा होगा। तो डेंगू किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे डेंगू तो मैं मच्छर के काटने से होता है। बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक होता है पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। रोगजनक का मतलब रोग को जन्म देने वाला। और दूसरा जिसके अंदर पैथोजन रहता है उसको हम वेक्टर कहते हैं, उसका वाहक कहते हैं। तो डेंगू का जो पैथोजन है जो आपके बॉडी में एंटर करता है दैट इज ए वायरस। कौन सा वायरस? अर्बो वायरस। डेंगू जिस वायरस की वजह से होता है उसको अर्बो वायरस कहते हैं। अभी अर्बो वायरस को अपने अंदर कैरी कौन करके घूमता है? एक मच्छर। कौन सा मच्छर? फीमेल एडीज इजेप्टाई। लिख लीजिए, फीमेल एडीज इजेप्टाई। इस प्रकार की एक मच्छर की प्रजाति है। ये एक मच्छर की प्रजाति है जिसको हिंदी में मादा एडीज मच्छर कहा जाता है। एडीज इजेप्टाई मच्छर कहा जाता है। अब बच्चों, पहली बात तो ये फीमेल है। आप सोच रहे होंगे मैम मच्छर में भी मेल फीमेल होता है क्या? बिल्कुल होता है, तभी तो मच्छरों का ये जो पूरा साम्राज्य है ये चल रहा है ना। अब बच्चों, मेल मच्छर है ना वो बहुत ही कम काटता है। फीमेल मच्छर हमेशा काटती हैं और फीमेल मच्छर ही कैरियर होती हैं बहुत सारे पैथोजेंस का। यानी कि जो आपको डेंगू हो गया, आपको ये जो मलेरिया हो गया, ये सब फीमेल मच्छर के काटने से ही होते हैं। मैम फिर मेल मच्छर क्या करते हैं? मादा मच्छर ही खून पीती हैं। अब आप सोचोगे मैम यस हमेशा मादाएं ही खून पीती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेल मच्छर जो है ना वो अपना खाना कचरे के डिब्बे से ले लेता है। कचरे के डिब्बे में आपने खाना वाना डाल दिया, उससे उसके ऊपर बैठ के अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। या जो फूलों से सैप निकलता है, जो रस निकलता है, फ्लावर सैप होता है, उससे फूलों का रस पी के, फूलों के रस के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, उससे वो अपना काम चला लेता है। जबकि जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं वो सबसे ज्यादा तब बाइट करती हैं, आपको तब काटती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। अब प्रेगनेंसी में तो उनको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज्यादा खून चाहिए, तो वो आपको प्रेगनेंसी के समय ज्यादा काट रही होती हैं। तो फीमेल मॉस्किटो ज्यादा काटती हैं मेल मॉस्किटो के मुकाबले में। और जितनी भी सारी आपको मच्छर के काटने से बीमारियां होती है ना उनमें लगभग सारी फीमेल्स मॉस्किटो की वजह से ही होती है। तो फीमेल मॉस्किटो हमारा खून पीती है, काट कर खून में हमारे सब कुछ है, ग्लूकोज सब कुछ मिलता है खून के अंदर, जिससे वो अपना और अपने बच्चे का लालन पोषण कर लेती है। तो फीमेल एडीज इजेप्टाई एक मच्छर की प्रजाति है। इसने आपको काटा, काटते ही आपके खून में कौन सा वायरस छोड़ गया? ये साथ में ये अर्बो वायरस छोड़ गया। अब इसे पता नहीं था बेचारे को कि मेरे अंदर तो ये इस प्रकार का एक वायरस है। अब ये मच्छर कैसा होता है और किस तरीके से दिखता है जरा देख लीजिए बोर्ड पे। ऐसा होता है ये डेंगू फीवर वाला मच्छर। ये फीमेल एडिस इजेप्टाई है। ये जैसे ही आएगा आपको काटेगा तो आपको अगले ही दिन से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यानी कि डेंगू के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, क्या क्या लक्षण दिखेंगे आपको। तो डेंगू के मच्छर के काटते ही आपके बॉडी में ये सारे सिम्टम्स देखना शुरू हो जाएंगे। क्या क्या? आपको बुखार होएगी, हाई फीवर, बॉडी का टेम्परेचर लगभग 102-103 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। साथ में आपका जो गला है, गले वाला पार्ट में यहाँ पर जीभ भी हल्की सी लाल हो जाएगी, गला बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा छिल सा रहा है, खाने पीने में बहुत दिक्कत होगी। बोन्स में पेन, मैंने कहा ना ये ब्रेक बोन फीवर है, हड्डियों के अंदर तक बुखार जाता है, हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है, हाथ पांव में ये आपके अकड़न से शुरू हो जाती है। साथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मैं बेहोश सा होने वाला हूं, ऐसा आपको फील होगा। आपको वोमिटिंग यानी उल्टी होएगी। साथ में आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, रेडनेस ऑफ आईज, आंखें लाल हो जाएंगी, बॉडी में हीट निकलेगी, गर्म रहेगा, आपका शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, शरीर में रैशेस होने पड़ जाएंगे, खुजली होना शुरू हो जाएगी, और जो आपकी पल्स रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा दिन तक आपको डेंगू रहा तो आगे चलकर नींद आना बंद हो जाएगी, और आपके बॉडी में जो प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। सुना होगा आपने कि जो आपकी
मलेरिया होता है तब आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, जबकि डेंगू होता है तो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? एक टाइप की ब्लड सेल्स ही होती हैं जो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब किसी इंसान को अगर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डेंगू बिगड़ जाता है, उसका डेंगू बिगड़ गया तो उसके बॉडी में ना के बराबर प्लेटलेट्स बचती हैं। तो डॉक्टर कहता है अगर आपको जिंदा रहना है तो प्लीज प्लेटलेट्स चढ़वा लीजिए, कोई डोनर ढूंढिए या ब्लड बैंक से जैसे भी आपको अरेंज कीजिए, अदरवाइज आपका खून पतला वतला होकर फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो डेंगू बीमारी किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से। क्या क्या सिम्टम्स है मैंने बता दिया। इसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं? आपको बुखार हुई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर करता है सीबीसी, टोटल ब्लड काउंट आपका सीबीसी होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है? सीबीसी के अंदर आपके ब्लड का सैंपल लेता है, उसको लैब में जाता है, अगले दिन आपको रिपोर्ट में बता देता है और रिपोर्ट्स में लिखा हुआ आता है इतनी प्लेटलेट्स हैं, इतनी होनी चाहिए, इतना आरबीसी है, इतना होना चाहिए, और ये आपके ब्लड के अंदर ये इन्फेक्शन है। आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट्स कम है, यानी डेंगू है। डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए का मतलब होता है आपको इन्फेक्शन है ब्लड में, प्लेटलेट्स कम होने का मतलब है आपको डेंगू वाला वायरस आपके बॉडी में घूम रहा है। तो ये डेंगू एक वायरस की वजह से होता है, जबकि इसका एक वेक्टर जो है वो फीमेल मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टाई। तो डेंगू के बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। डेंगू के से बचना है तो भाई मच्छरदानी वगैरह यूज करो, साथ में ही आप मच्छर से बच के रहो, और तो क्या ही करोगे, बस इस मच्छर से बचना है। मच्छर से जब तक बचते रहोगे, अपने आसपास गंदगी ना रहने दें, मॉइस्चर ना बनने दें, ठीक है। बाकी अपने जो बारिश के मौसम में थोड़ा सा ये मच्छर ज्यादा घूमते हैं, तो बारिश के मौसम में खिड़की दरवाजे अपने घर के बंद रखा करें। इस मच्छर से बचोगे तो डेंगू से बचते रहोगे। ओके, तो पहला वायरल डिजीज हो गया आपका डेंगू वाला। दूसरा जो 2 नंबर पे आता है वो आता है बच्चा, आप लिखो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, हिंदी में इसको छोटी माता डिजीज कहा जाता है। छोटी माता आपने सुना होगा, अभी तो फिर भी बहुत कम हो गया है। एक होता है चिकन पॉक्स और एक 3rd नंबर पे साथ में ही लिख लो स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को कहा जाता है चेचक बीमारी। पूरे गांव के बच्चों में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स एक साथ हो जाया करता था। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों हाईली कम्युनिकेबल डिजीज हैं। हाईली कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब हो गया, अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक को हुआ तो सबको हो जाएगा अगले 5-7 दिनों में। ये अत्यधिक संक्रामक रोग हैं। ये दोनों ही ऐसी बीमारियां थी कि अगर एक गांव में एक परिवार को हुआ तो अगले 1 महीने में पूरे गांव को हो जाता है। मुझे भी हुआ है, आपको भी हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों को। आप खुद यहाँ कमेंट करके बताइए किस किस को बचपन में या 12-13 साल की उम्र में चिकन पॉक्स या आपको स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई होगी। और अपने इंडिया में तो बहुत सारे लोग इनके लिए अलग अलग तरीके के इलाज करवाते हैं। कोई जब स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स होता है उसको सोने का सिक्का पहना देते हैं गले में, कुछ सोने के आइटम पहना देते हैं, कोई अगरबत्ती करता है, कोई बाबाओं के पास जाता है, बाबा झाड़ा लगाता है। ये सब फालतू की बकवासें होती है ना। इलाज एक ही है इसका, एंटीबायोटिक या फिर भैया जो इससे बचने के लिए जो अब वैक्सीन आ गई है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो अब स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया है। आपको पता है ना, इंडिया से 100%, 100 नहीं तो 99.99% स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स गायब हो गए हैं। क्यों? बिकॉज इसका मास लेवल पे वैक्सीनेशन हुआ है। और इसका जो वैक्सीन बनाया था वो बहुत ही महान साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने इस बीमारी से बचाने के लिए, यहाँ पर इस बीमारी से पूरे विश्व को बचाने के लिए एक बहुत बढ़िया वैक्सीन बनाया, और वो वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। यानी कि वो टीका जिसने लगवा लिया उसको स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स नहीं हो सकता। तो एडवर्ड जेनर जी को थैंक यू बोलिए। इसीलिए एडवर्ड जेनर ने इतनी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए टीका बना दिया, तो उनको हम उपाधि देते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। टीकाकरण के जनक मानते हैं हम इनको। तो स्मॉल पॉक्स का जो टीका बनाया है अभी बात करेंगे हम। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता चिकन पॉक्स क्या होता है, स्मॉल पॉक्स क्या होता है। दोनों ही वायरस डिजीज हैं, बिल्कुल सही बात है। ये भी वायरस से होती है, ये भी वायरस से होती है, यानी कि दोनों वायरल डिजीज हैं, दोनों ही वायरस से होती हैं। लेकिन बच्चों दोनों के वायरस के नाम अलग हैं। इसका पैथोजन अलग होगा, इसका पैथोजन अलग होगा, इसका पैथोजन अलग है और उसका पैथोजन अलग है।
जरा बात करते हैं पैथोजन होता क्या है, जो रोग को जन्म देता है, जिसकी वजह से बीमारी हुई है। जब हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं, पहले यहाँ पे देखो, चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है उसका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस, तो पहले इसके पैथोजन का नाम लिख लीजिए। इसके पैथोजन का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये चिकन पॉक्स करता है। आपको याद कैसे रखना है, एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके नाम की स्पेलिंग में सी आता है तो सी फॉर चिकन पॉक्स। जबकि स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस की वजह से होता है। वो किसकी वजह से? वो होता है वेरियोला वायरस की वजह से। तो लिख लीजिए, स्मॉल पॉक्स के पैथोजन का नाम क्या हो गया? इसका पैथोजन यानी कि इसका वायरस, इसका रोगजनक क्या कहलाएगा? इसका कहलाता है वेरियोला वायरस। तो इसकी स्पेलिंग में सी नहीं आता, तो सी नहीं आता तो वो स्मॉल पॉक्स वायरस का स्मॉल पॉक्स करता है, और जिसकी स्पेलिंग में सी आता है वो चिकन पॉक्स करता है। दोनों ही एयरबोर्न डिजीज हैं। एयरबोर्न डिजीज का मतलब ये जो वायरस हैं ये हवा से भी फैलते हैं, यानी कि ये आपके आसपास की एयर में भी रहते हैं। ये भी एयर में और ये भी एयर में रहते हैं। एयर में रहते हैं ये वायरस। अब एयर में भी रहेंगे और मैंने कहा हाईली कम्युनिकेबल हैं। तो जिस इंसान को ये चेचक वगैरह, छोटी माता वगैरह है, तो अगर आप उसके आसपास रहे, आपने उसके कपड़े पहन लिए, आपने उसका जूठा खाना खा लिया, जूठा पानी पी लिया, उससे हैंडशेक कर लिया, आप उसके पास बैठे, उसने छींक दिया, खांस दिया, उसके ड्रॉपलेट, उसके जो ड्रॉप्स है, उसके सलाइवा की, लार की बूंदें आके आपके शरीर पे गिर गई, तो उससे आपको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब दोनों के वायरस अलग हैं तो दोनों में डिफरेंस भी अलग अलग होगा। तो बच्चों पहले देखो कि चिकनपॉक्स वायरस में क्या होता है। चिकनपॉक्स वायरस में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो आपको बहुत तेज बुखार आएगा ही आएगा, सबको पता है। इसमें बुखार आता है और साथ में बॉडी के ऊपर इस तरीके के रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। देखो इसमें इस तरीके के रैशेस पड़ना शुरू होते हैं, रेड कलर के, इस तरीके के स्पॉट से बनना शुरू हो जाएंगे, रैशेस से पड़ना शुरू हो जाएंगे पूरे बॉडी पे, ऑल ओवर बॉडी पे, पूरे शरीर पर ऐसे धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर सारे पे, फेस पे, हाथ पे, पांव पे, सब पे। और उसमें इतनी ईचिंग होगी, इतनी ज्यादा खुजली होगी, आप सारा दिन ऐसे खुजलाते रहोगे। बुखार होएगा, बदन में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, हाथ पांव में बहुत ज्यादा पेन होगा, साथ में सर में दर्द होगा, बेड से उठोगे बैठोगे तो बहुत अकड़न रहेगी शरीर में, वोमिटिंग होगी, कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल वायरस के सिम्टम होते ही होते हैं। साथ में जो मेजर सिम्टम है वो ये है कि आपकी स्किन के ऊपर इस तरीके के देखो रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। तब आपको पता लगता है कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ है, मुझे चिकन पॉक्स हुआ है। जबकि स्मॉल पॉक्स में क्या होता है? ये बुखार बुखार तो स्मॉल पॉक्स में भी आएंगे, बुखार बुखार तो ऐसा तो है नहीं स्मॉल पॉक्स में नहीं आएगा। जो वायरस है, तो वायरस जब भी एंटर करता है तो आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है, आपको जुकाम, सर्दी, खांसी, नाक से पानी, बदन टूटना, जोड़ों में दर्द होना, ये सब कुछ तो होएगा ही होएगा। लेकिन स्मॉल पॉक्स पे इस तरीके के दाने पड़ते हैं आपके बॉडी पे, ये देखो, इसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। और ये फेस पे बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए ना इसके फेस पे कितने हैं, फेस पे सबसे ज्यादा होते हैं ये दाने। और बाद में ये दाने ऐसे फट जाते हैं, ऐसे फट जाते हैं और इससे खून निकलना शुरू हो जाता है। चिकनपॉक्स काइंड ऑफ मीजल्स है, खसरे के जैसा है, ऐसे खुजलाओगे चिकनपॉक्स के अंदर तो। लेकिन ये जो है ना स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चेचक बोलते हैं, इसमें तो इस तरीके के छाले से पड़ते हैं। ये छाले पहले सफेद से दिखेंगे 2-4 दिन, फिर ये रेड से हो जाएंगे, फिर ये फट जाएंगे, इनसे खून आएगा और इनमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, आप नाखून से खुद इनको फोड़ लेते हो। और जिसको ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होते हैं ना, चिकन पॉक्स का तो फिर भी बहुत कम रहता है निशान, लेकिन स्मॉल पॉक्स का तो कई सालों साल तक इसके स्कार्स बन जाते हैं, स्किन पे दाग धब्बे से पड़ जाते हैं। ये जहां जहां थे ना, आज भी देखना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके फेस पे, जिनके गर्दन पे, हाथ पे बहुत सारे ऐसे धब्बे से स्कार मिलेंगे आपको। आप पूछोगे किस चीज के, तो बोलेंगे मुझे ना बचपन में, या मुझे ना जब मैं 12-13 साल का था ना, तो मुझे एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया था। ये उसके हैं,
ये उसके हैं। हालांकि आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि ऐसे कार्बन लेजर वगैरह से ये हट भी जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने के लोगों को ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। तो बेसिकली चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में यही डिफरेंस है बच्चा, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। बाकी तो बच्चा ये सब तो आपको पता ही है, ये सब तो आपको पता ही है कि बुखार में ये सब होएगा। हालांकि चिकन पॉक्स के अंदर हल्की फुल्की खून की भी कमी हो जाती है, चिकन पॉक्स के अंदर अनीमिया भी हो जाता है बच्चे को, इसमें खून की कमी भी हो जाती है। बाकी वायरस वाले नॉर्मल सिम्टम्स तो रहेंगे ही रहेंगे। अब इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके लिए वैक्सीन बना दिया था, और जिन्होंने बनाया था ना, ये वो महान साइंटिस्ट है, इनको नमन करना चाहिए हमें। इतनी खतरनाक बीमारी से इन्होंने बचाया था। ये देखो इस तरीके से एक बच्चे को स्मॉल पॉक्स हो रखा है, और इससे बचाया किसने? तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के जनक ही बोल दिया हमने तो। आदि कह रहे मुझे हुआ था, पंकज कह रहे मुझे हुआ था, निखिल कह रहे मुझे हुआ था, अमित कुमार कह रहे मुझे हुआ था। मुझे भी हुआ, मुझे भी हुआ है। अपनी जो 90s वाले एज के है ना सारे बच्चे, उन सबको हुआ होगा, सबको हुआ होगा, हमें पता है। 1996 में, 2000 2001 तक बहुत ज्यादा था ये। उसके बाद ये कम हो गया, क्यों? क्योंकि मास लेवल पे स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन आता है उसका इतना ज्यादा, जैसे कोविड का वैक्सीन आया था सबने लगवाया, ऐसे ही स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन भी जिस जिस जगह पे थे उस जगह बहुत ज्यादा यूज में लिए गए। अब जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है वो बनाया किसने? डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। लिख लीजिएगा, ये है एडवर्ड जेनर, इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डेवलप किया, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। यानी कि जब जब आप टीकाकरण का नाम लोगे या वैक्सीनेशन की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपको इतनी खतरनाक बीमारियों से निजात पाने के लिए टीकाकरण करवाया है। ओके, तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आपको समझ में आ गया, डेंगू आपको समझ में आ गया, और वायरस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही है, थोड़ी सी मैं पहले छोड़ रही हूँ, कुछ अर्जेंट काम से जाना है इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे वायरस डिजीजेस, इसके अलावा कौन कौन सी। नेक्स्ट क्लास में हम HIV एड्स पढ़ेंगे, हम पोलियो पढ़ेंगे, HIV एड्स, पोलियो। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जितनी भी कॉमन कोल्ड, H1N1 वायरस, ये सारे वायरसेस के बारे में अगली क्लास में, जो बचे हुए हैं उनके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर। नहीं सुधीर, अब नहीं हो सकता आपके बच्चों में ये, मैंने कहा ना ये इरेडिकेट हो गया है ये बीमारी, यानी कि निकल गया है अब इसका। अब जब ये है ही नहीं तो आगे से आगे कैसे फैल सकता है बच्चा?